ઇનઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીમાં આવતા ખૂબ જ અગત્યના એવા ટોપિક કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ્સમાં હવે આપણે एक स्टेप आगे बढ़िए છીએ। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो वीडियो बनाया है उसका टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड स्पेशली डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड थियोरी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थियोरी में डी ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थियोरी, जिसमें आज इस वीडियो में मैं आपके सामने डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों जब क्रिस्टल फील्ड में डी ऑर्बिटल स्प्लिट होती है तो डी ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग है वो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मदद से जान सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो दोस्तों हमारे लिए ये भी इतना महत्वपूर्ण है कि क्रिस्टल फील्ड थियोरी उसके जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, हमें क्रिस्टल फील्ड थियोरी से क्या जानकारी मिलती है, क्यों क्रिस्टल फील्ड थियोरी है, ये सारी बातें बहुत शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद CFT में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग देखेंगे। तो दोस्तों सेंट्रल एजम्पशंस ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थियोरी जो है उसकी कुछ एजम्पशंस मैं आपके सामने रखता हूँ। उसका जो मेन पॉइंट्स है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेटल लिगेंड कनेक्शन आर इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेटल लिगेंड कनेक्शंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस between a central metal ion and a set of negatively charged ligands। क्योंकि दोस्तों जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनता है, तो उसमें जो घटक तत्व होते हैं वो है सेंट्रल मेटल आयन एंड सराउंडिंग जो लिगेंड्स अरेंजमेंट हुई है वो सारे लिगेंड्स। तो ये दोनों जो एलिमेंट है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों CFT हमें ये बताती है कि मेटल लिगेंड कनेक्शंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दोस्तों ये जो इंटरेक्शन है लिगेंड और मेटल के बीच का वो सिर्फ स्टैटिक थियरी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी ही है, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो स्थिर विजीय आकर्षण जिसको बोलते हैं वो ही है और कुछ नहीं है। उसके अलावा 5d ऑर्बिटल्स आर इनिशियली डीजनरेट्स। दोस्तों जब फ्री रेडिकल होता है, मेटल आयन एज अ फ्री रेडिकल, जब वो लिगेंड फील्ड का पार्ट नहीं बनता है, उसके पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि मेटल आयन फ्री मेटल आयन जब होता है, लिगेंड फील्ड का हिस्सा नहीं बना है, उस समय वो मेटल आयन में जो भी डी ऑर्बिटल्स है वो सारी डी ऑर्बिटल्स, ऑल द 5d सबसेल ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर डीजनरेटेड इन द फ्री मेटल आयन। जब मेटल आयन फ्री मेटल आयन मुक्त धातु आयन जब होता है तो उसकी डी ऑर्बिटल्स डीजनरेटेड होती है। ठीक है, और when the 6 charges are distributed uniformly, दोस्तों उसके नज़दीक जब जब लिगेंड आना शुरू होता है और सराउंडिंग में यूनिफॉर्मली ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम लिगेंड्स बोलते हैं वो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं तो सरफेस के आसपास जो स्फीयर होता है उसमें डी ऑर्बिटल्स रिमेन डीजनरेट, उसमें भी
डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट, यानी कि श्रम शक्ति ये होती है डीजनरेटेड होती है। दोस्तों मैं इस केमेटिकल डायग्राम के जरिए आपको ये सारी बातें थोड़ी बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए ये फ्री मेटल केटायन है। जब मेटल के आसपास सराउंडिंग में कोई लिगेंड फील्ड नहीं आया है उस वक्त सिंपल M+N की मौजूदगी होती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बनाने वाले जितने भी मेटल आयन हैं वो ट्रांजिशन मेटल आयन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो जाहिर है उसके पास 3d ऑर्बिटल्स, 4d ऑर्बिटल्स और 5d ऑर्बिटल्स। जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है तो उसके पास 3d ऑर्बिटल्स होती है। ठीक है, तो ये पोजीशन जो है फ्री रेडिकल की, उस वक्त उसके आसपास कोई लिगेंड्स नहीं आया है और उस टाइम वो मेटल आयन की पांचों डी ऑर्बिटल डीजनरेटेड है, यानी कि सेम एनर्जी लेवल वाली होती है। उसके बाद जब उसकी सराउंडिंग में लिगेंड आना शुरू होता है और वो लिगेंड सारे 6 लिगेंड्स उसके आसपास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसकी सरफेस के आसपास यहाँ स्फेरिकली फील्ड क्रिएट करता है यूनिफॉर्मली, उस वक्त भी ये सारी जो डी ऑर्बिटल्स है वो डीजनरेटेड होती है। लेकिन उसके बाद जब मेटल आयन की 3d ऑर्बिटल्स एंड ये 6 जो लिगेंड्स है वो लिगेंड्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो लिगेंड की ऑर्बिटल्स एंड मेटल की ऑर्बिटल्स उन दोनों के बीच जब इंटरेक्शन शुरू होता है तो उस टाइम ये इंटरेक्शन के दौरान ये पांचों डी ऑर्बिटल्स जो है वो अपनी डीजनरेसी लूज कर देता है। इट लॉसेस द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स व्हेन डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन विल बी इंटरेक्टेड विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उस वक्त जब लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड होना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे ये पांचों डी ऑर्बिटल जो है उसकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि वो पांचों डी ऑर्बिटल्स 2 भाग में बंट जाती है। ठीक है, दे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है उसकी एनर्जी ओरिजिनल स्पेरिकल जो एनर्जी थी उससे थोड़ी कम होती है, यानी कि स्टेबल, यानी कि वो यहाँ पर स्टेबल होती है, जिसको हम T2G ऑर्बिटल्स का ट्रिपली डीजनरेटेड सेट यहाँ बोलते हैं। उसमें DXY, DYZ एंड DXZ ऑर्बिटल्स आती है। लेकिन ओरिजिनल स्पेरिकल जो एनर्जी थी उससे थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है और ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस जो ओरिएंट होती है, ऐसी 2 ऑर्बिटल्स डी में से 2 सबसेल, देयर आर 2 डी ऑर्बिटल्स जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि वो दोनों हैं, उसको हम dx² एंड dz², जिसको हम EG ऑर्बिटल भी बोलते हैं, इसकी एनर्जी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ये जो EG ऑर्बिटल्स है ये दोनों ऑर्बिटल्स डबली डीजनरेट है और अलोंग द एक्सिस टॉवर्ड्स द लिगेंड्स ऑन द एक्सिस ये ओरिएंटेड है, इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये स्फेरिकल जो यहाँ पर स्फीयर था, स्फेरिकल यानी कि सिमेट्रिकल जो अरेंजमेंट ऑफ 6 नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कि यहाँ पर एक स्फीयर था, वो स्फीयर है ना, सिमेट्रिकल स्फीयर, एक्चुअली ये जो है वो इंट्रैक्शन की वजह से लिगेंड और मेटल आयन की जो डी ऑर्बिटल्स है उसकी बीच में इंट्रैक्शन जो हुआ, उस इंट्रैक्शन के दौरान ये डी ऑर्बिटल्स जो है उसकी डीजनरेसी लूज करता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भाग में उसका स्प्लिटिंग हो जाता है, जिसको हम डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग बोलते हैं। दोस्तों ये लिगेंड्स की प्रेजेंस में होता है, तो इसको हम लिगेंड फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको CFT बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी,
इस तरह से जब लिगेंड की हाजिरी में, प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड्स, ये डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जो है वो पॉसिबल होता है, इसलिए इसको लिगेंड फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। और आगे जाके जब दोस्तों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली फॉर्म होता है तो उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है लिगेंड और मेटल आयन की डी ऑर्बिटल्स के बीच में, उसकी वजह से ये जो दो भाग है, ये दो पार्ट है, उसमें एनर्जी में थोड़ा कुछ बदलाव आता है, एनर्जी डिक्रीज होती है और थोड़ा लोअर लेयर पे यहाँ स्टेबल होती है। और एक जो भाग है उसको हम T2G ऑर्बिटल बोलते हैं, जो ट्रिपली डिजनरेटेड है, जिसमें dx dy dxy dyz एंड dxz आती है। और दूसरा जो भाग है हायर एनर्जी वाला, उसको हम Eg बोलते हैं, जिसमें दो डबली डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स आती है, dx² एंड dz²। यानी कि ये T2G और Eg के बीच जो ये एनर्जी की गैप पैदा होती है, एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम डेल्टा O बोलते हैं, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर इसके आसपास 6 लिगेंड्स है और Ml6 टाइप का जो फील्ड बनता है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो इसको बोलते हैं डेल्टा O, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। यानी कि इसको हम बोलते हैं C क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। स्फटिक क्षेत्र का जो विभाजन होता है, क्रिस्टल फील्ड का जो स्प्लिटिंग होता है, इसका पैरामीटर दैट इज डेल्टा O। तो इसी तरह से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, जब डिवाइड हो गए हैं दोनों भाग डी ऑर्बिटल के इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो उसमें आप देखिए ये लोअर एनर्जी वाली जो 3 ट्रिपली डिजनरेटेड ऑर्बिटल थी, उसमें DYZ यानी कि Y एंड Z एक्सिस के बीच में ये ओरिएंट होती है, DXZ X एंड Z के बीच में ये ऑर्बिटल ओरिएंट होती है, और DXY X ऑर्बिटल एंड Y ऑर्बिटल के बीच में, ये X और ये Y ऑर्बिटल के बीच में उसका व्यापन होता है। फिर EG ऑर्बिटल में dx² y² that is oriented on the x axis and y axis, while dz² is already situated on the z axis। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, ये dx² - y² ऑर्बिटल है, ठीक है, x² y², तो ये y एक्सिस है, फिर ये x एक्सिस है, तो ये दोनों मिलके dx² - y², दिस वन x² - y², एंड ऑन द z एक्सिस दिस इज dz²। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, z अक्ष के ऊपर दोनों साइड पे आमने सामने से दो लिगेंड यहाँ अटैच हो सकते हैं, और ये x² एंड y के ऊपर ऑन द एक्सिस 4 लिगेंड्स यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, और बीच में सेंट्रल मेटल आयन होता है। दोस्तों, ये 6 जो चार्जेस है, दे आर प्लेस्ड एट वर्टिक्स ऑन द ऑक्टाहेड्रॉन। ये जो ऑक्टाहेड्रॉन है, ऑक्टाहेड्रल का जो प्लेन है, उसमें ये 6 चार्जेस आर प्लेस्ड एट वर्टिक्स। दोस्तों, ऑल द 6 लिगेंड्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और एक्सिस के ऊपर अलोंग द एक्सिस आए हैं। सो एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स डज नॉट एक्सचेंज। दोस्तों, ये देखिए, अगर ये फ्री मेटल आयन की 5d ऑर्बिटल्स है, लेकिन अगर उसके सराउंडिंग में जो लिगेंड आते हैं 6 लिगेंड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ 6 लिगेंड्स, ये देखिए, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है Ml6 टाइप का, तो Eg ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल्स आर डिवाइडेड लाइक दिस, ये है डेल्टा O, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स Ml4 टाइप का, और उसमें भी Ml4 में 2 प्रकार की ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल Ml4 कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें ये डी ऑर्बिटल्स जो है उसका स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा कम होता है,
यानी कि T2G और Eg के बीच जो गैप है वो थोड़ी कम होती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड से, और उसमें T2G और Eg को हम T2 और E ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों, आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए और देखनी चाहिए। यहाँ पर Eg ऑर्बिटल थी जो ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी इंक्रीज करके हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबलाइज होती थी। वो Eg ऑर्बिटल का जो यहाँ पर ग्रुप है वो नीचे, यानी कि उसकी एनर्जी कम होती है, और टेट्राहेड्रल में T2G ऑर्बिटल्स जो है ट्रिपली डिजनरेटेड, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल होती है। अगर आपके दिमाग में इसके बाद कोई क्वेश्चन है कि भाई ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में T2G और Eg का स्प्लिटिंग जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होता है उससे क्यों ऑपोजिट होता है, ठीक है, उसमें बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ T2G ऊपर है, Eg नीचे है, यहाँ Eg ऊपर है, T2G नीचे है। तो क्यों होता है ये आप ये वीडियो के जरिए जान सकते हैं। दोस्तों ये अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो ऑल द 6 चार्ज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर ये Eg ऑर्बिटल्स है, इसीलिए इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और ये बिटवीन द एक्सिस आती है तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है। और टेट्राहेड्रल जब फील्ड बनता है मीथेन जैसा, तो उसमें कोई भी लिगेंड अलोंग द एक्सिस और ऑन द एक्सिस नहीं होता है, तो ये डायरेक्टली Eg ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, इसलिए उसकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन T2G ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस होती है, लिगेंड की अलोंग टॉवर्ड्स में होती है, तो सीधी लिगेंड से इंटरेक्शन करती है, इसलिए उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। सो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इज क्वाइट ऑपोजिट देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके दोस्तों, उसके आगे भी देखिए आप, यहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रत्येक हर एक Eg ऑर्बिटल की एनर्जी है वो +0.6 डेल्टा O जितनी है, और T2G हर एक T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो -0.4 डेल्टा O जितनी है होती है, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम dz ऊपर जो दो लिगेंड होते हैं इसको हम बहुत दूर खींचते हैं, और एक एट द टाइम वेयर 2 लिगेंड्स ऑन द z एक्सिस कैन बी रिमूव्ड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से ये दोनों लिगेंड जो z अक्ष के ऊपर थे वो अगर दूर हो जाते हैं तो dz² ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ तक डिक्रीज हो जाती है कि dxy ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उससे भी कम हो जाती है, यानी कि अब उसके पास सिर्फ 4 लिगेंड है ML4 टाइप का। लेकिन ML4 टाइप में स्क्वायर प्लेनर यानी कि समतलीय चौरस, क्योंकि dz² ऊपर जो दो लिगेंड थे वो ही दूर हो गए हैं, लेकिन dx²-y² के ऊपर जो 4 लिगेंड थे स्क्वायर के 4 कॉर्नर के ऊपर, वो तो अभी तक रिमेन्स एज सच रहते हैं। सो एनर्जी लेवल जो डायग्राम होता है उसमें सबसे कम एनर्जी एंड स्टेबल दैट इज dxy, dyz एंड देन dz², ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में अब Eg का स्प्लिटिंग हो गया, dz² यहाँ आ गई, इसीलिए dxy, dyz देन dz² देन dxy एंड देन dxy'-y²। तो ये जो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग और एनर्जी लेवल है ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बताया गया है, ये ऑक्टाहेड्रल का है। दोस्तों मैंने प्रीवियस स्लाइड में टेट्राहेड्रल का भी बताया और ऑक्टाहेड्रल का भी बताया। मैं आशा करता हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इस चैप्टर जो है, ये कंटेंट जो है, ये मुद्दा जो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऐसा एक पॉइंट d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, वो
एज इजी एज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आ ही गया होगा, और अगर ऐसा ही है तो दोस्तों ज़रूर मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।